ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख़यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद कादमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पिछले कुछ दिनों से मीडिया स्टार वर्ल्ड ने यह तब्दीली की है कि दो मेहमानों से एक साथ बात करते हैं ताज़ा हालात पर, और आप लोगों ने भी इसको काफ़ी पसंद किया है। आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब और अली बाकर आबदी साहब से बात कर रहे हैं। अब हालत यहाँ तक पहुंची, इस्लामाबाद में कोई समझौता नहीं हो सका, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बात टूटी नहीं है, जारी रहने के इम्कान है। दूसरी तरफ अब धमकी यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका की तरफ से अब हम बंद करेंगे, और ईरान के बंदरगाहों को जो है वहां से जो जहाज आए जाएंगे उनको हम रोकेंगे, गुजरने नहीं देंगे। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में क्या बातचीत होकर के कुछ मसला हल होगा, या ये इसी तरह से रोजाना गिरगिट की तरह से रंग बदलते रहेंगे। 2 दिन पहले 10 की 10 डिमांड पूरी करते हैं या शर्तें पूरी करते हैं ईरान की, और एक दिन बाद ही कहने लगते हैं कि साहब लेबनान भी हमारे उसमें नहीं था, और उसके बाद बहरहाल हालात खराब से खराब तर होते गए। क्या कुछ है इसमें, नेतन्याहू का खेल क्या है, इसराइल क्या चाहता है, और आखिर ट्रंप बार बार अपने बयान क्यों बदल रहे हैं, ये सब चीजें समझने के लिए और इसका पूरी दुनिया के लोगों पर, दुनिया के मुल्कों पर क्या कुछ असर है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, हॉर्मोज इस वक्त बिल्कुल फोकल पॉइंट में है, केंद्रीय बिंदु है। क्या होगा हॉर्मोज? वो कहते हैं हमारे पूरे कंट्रोल में है, ये कहते हैं हमें तो बहुत कुछ ही टाइम लगेगा और हम इसको साफ कर देंगे और हम अपने हिसाब से चलाएंगे। क्या कुछ है, क्या लगता है आपको, ट्रंप की उम्मीद कभी पूरी हो पाएगी? ट्रम्प ऐसा फंसा है कि मुझे तो बेचारे के लिए दया आती है कि भाई वो प्रेसिडेंट बनकर फंस चुका है। मारा लोगों में आराम से गोल्फ खेलता, एप्स्टीन के वो आइलैंड पे जाके अपना करता, जो गंदगी कर रहा था वही करता तो अच्छा होता। यहाँ के तो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। सवाल यह है कि जो 1956 में ब्रिटिश एम्पायर डूबी सुएज कनाल में, वैसे ही अमेरिका डूब रहा है हॉर्मुज में 2026 में। ये बात स्पष्ट हो गई। और बेसिकली ये भी बात है कि हॉर्मुज इज अबाउट एशिया, वो एशिया के बारे में। अमेरिका को लेना देना है ही नहीं हॉर्मुज के साथ। उसका एक बूंद यहाँ से तेल जाता नहीं है ना, कुछ गैस जाता है, क्योंकि खुद अमेरिका एक बहुत बड़ा उत्पादक, वो मैन्युफैक्चरर है, वो तो एक्सपोर्टर है तेल का और गैस का। तो उसको क्या लेना देना हॉर्मुज में। एक बार सभी एशिया को तय करना होगा कि हमारा खुद का एक स्ट्रेटेजिक और एक एनर्जी का आर्किटेक्चर हमारा खुद का होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ क्यों। 85 to 90% जो तेल जाता है बाहर हॉर्मुज से, वो एशियाई मुल्कों को जाता है, जिसमें चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है, जापान नंबर 3 है और कोरिया नंबर 4 है। ओके, नहीं, कोरिया नंबर 3 है, जापान नंबर 4 है। ओके, उसमें से 37.5% जो तेल है वो चाइना को जाता है, भारत को 14.7%, साउथ कोरिया को 12%, और जापान को 11%, यूरोप को 4%। ऐसे मामला है, मगर बेसिकली 85 to 90% जो यहाँ से तेल जा रहा है वो एशियाई मुल्कों को जा रहा है। और जो एलएनजी की और एलपीजी की बात है, एशिया 90% डिपेंडेंट है हॉर्मुज पे। ओके, तो अभी पॉइंट ये आ चुका है कि अमेरिका हार्ट ऑफ एशिया में क्या कर रहा है, वो एशियाई ताकतों को तय करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अभी अरब मुल्क समझ जाए, खास करके जीसीसी के बिके हुए मुल्क, कि आज जो ब्लॉकेड होने जा रहा है, जो ट्रम्प बोल रहा है कि मैं ब्लॉक करूंगा, तो अरबों का तेल निकलेगा कहां से? यूएई क्या करेगा? वो ये सब करेंगे क्या? ठीक है ना। तो पॉइंट इज कि अभी एक तो ये ना आपको बेस बचा पाए, अमेरिकन बेस का आपको मतलब नहीं, अमेरिकन हथियार का मतलब नहीं, और आपका आमदनी का जरिया खुद अभी अमेरिका खत्म कर रहा है। तो भाई खत्म करो ये मामले को, तमाशा बंद करो। मतलब वेस्ट एशिया का एक आपस में एक डिफेंस एग्रीमेंट करना होगा। एक एनर्जी और डिफेंस एग्रीमेंट वेस्ट एशिया का हो, और एक एनर्जी और डिफेंस एग्रीमेंट हो अभी एशियाई मुल्कों का। ये आगे जाके बात इस दिशा में ट्रम्प खुद ढकेल रहा है एशियाई मुल्कों को। ठीक है, मतलब भारत पाकिस्तान की बेवकूफी बंद करनी पड़ेगी। चाइना और ताइवान का एक अलग समझौता बने, ताइवान और भी चाइना का करीब आ जाएगा। आई थिंक
ताइवान अभी अमेरिका के साथ रहेगा नहीं, ताइवान देखेगा ये तो किसी को बचा नहीं पा रहा है भाई। तो सेमीकंडक्टर्स का जो दुनिया का केंद्र है वो भी अमेरिका और यूरोप के हाथ से निकल जाएगा। ये ट्रम्प के करतूतों के कारण बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है पिछले 40-50 दिनों में। तो द पॉइंट है, और इसका ट्रेड ऑफ समझ लीजिए कि जो ऑयल का पूरा वहां से निकलता है $600 बिलियन के ऊपर निकलता है, उसमें एशियन जो शेयर है वो $500 बिलियन का है। पूरा एलएनजी का वैल्यू $600 बिलियन का है। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ हॉर्मोज का जो कंट्रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और ईरान और ओमान बहुत ही सेंसिबल मुल्क है, वो स्टेबल मुल्क है, और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो मैरिटाइम लॉ है, जब 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र है आपके शोर लाइन से, और ये 21 किलोमीटर का है, तो ओमान और ईरान का बराबर से अधिकार बनता है कि उनकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का उनका कंट्रोल रहे। जैसे सुएज कनाल का है, पनामा कनाल का है, बॉस्फोरस का है, दूसरे भी स्ट्रेट का आमदनी मिलती है उन देशों को, वो सर्विस फी लेते हैं। तो ये परिस्थिति है। तो मेरा मानना है कि अभी जो ट्रंप ने जो ऐलान किया कि मैं ब्लॉक करूंगा, जो खुला था उसको ब्लॉक करेगा, ब्लॉक तोड़ने के लिए। ओके, और आखिर में बता दूं कि चाइना के बराबर से शिप्स वहां से जा रहे हैं। रशिया ने भी बोला कि मैं मध्यस्थता बातचीत करने के लिए तैयार हूं, पुतिन इसमें रोल प्ले करना चाहता है ईरान के साइड से। और ब्रिटेन ने बोल दिया ट्रंप को कि भाई मैं कोई ब्लॉकेट करने के लिए आने वाला नहीं हूं। ये परिस्थिति है चंद घंटों की, या उसके बाद अब वो इस्लामाबाद भी बात करेंगे कि वो टॉक्स को फेल क्यों हुए। जी जी, उस पे बात करेंगे। ट्रंप ने दो बातें कही हैं। एक तो ये कि ईरान पर पाबंदी लगाएंगे और बाकी मुल्कों का सब कुछ आ जाएगा। ये कहानी बढ़ाई जा रही है। और दूसरे ये कि उसने अमेरिकी पब्लिक से कहा है कि ये जो मिड टर्म होने वाले हैं, मिड टर्म जो इलेक्शन होने वाले हैं कांग्रेस के, तब तक ऑयल एनर्जी महंगी रहेगी अमेरिका में। यानी वो एक बेचैनी जाहिर हो रही है। अच्छा, अली बाकर आबदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज फिर जुड़े हैं। आप ये बताइए कि लेबनान से क्या खबर है। अभी जो मैं देख रहा था वो ये कि अभी भी हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी हैं, और एक स्टेडियम जिसमें जिसमें शहीद हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के लिए कहा था कि ये मकड़ी के जाल से ज्यादा कुछ नहीं है, उसको भी तबाह किया है। क्या है ताजा ताजा आपके पास क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब, नमस्कार। अभी जो हालात लुबनान के चल रहे हैं, अभी भी हमले इसराइल की तरफ से रुके नहीं हैं, और इसकी जवाबी कार्रवाई हिजबुल्लाह मुसलसल दिनों रात दे रहा। अब जवाबी कार्रवाई में मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ड्रोन जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये जो करीब के जितने भी हैं नॉर्थ फिलिस्तीन, मकबूजा फिलिस्तीन, जिसको जो कि इसराइल कहा जाता है, उसके कई शहरों पे मुसलसल, और परसों जो है क्या तकरीबन जो तल अवीव के करीब तक के में मिसाइल मारे गए हैं, इधर से हिजबुल्लाह की तरफ से, लुबनान की तरफ से। अब मामला यहाँ पे आके रुका है कि काज़मी साहब, मैं समझता हूँ कि पूरी लुबनान की तारीख में ऐसी हुकूमत नहीं आई जो अभी हुकूमत है। प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जो है लुबनान के प्रेसिडेंट या लुबनान का प्राइम मिनिस्टर या लुबनान का फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, गोया इसराइल का प्रेसिडेंट है, गोया इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, गोया इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर है। इनकी बातों में पूरी की पूरी इसराइली सियासत, इसराइली पॉलिटिक्स, इसराइल को अमन अमान बख्शने के लिए काम किया जा रहा है। अपना मुल्क बेड़ागर्क हो जाए, अपनी पब्लिक कत्ल होती रहे, शहीद होती रहे, जख्मी होते रहे, उनके घर जो है क्या है वो गिरा दिए जाएं, और मुसलसल गिरा रहे हैं। अभी सिर्फ इसी दौरान में जो शुरू हुआ है, यानी अभी पिछले हफ्ते जो किया उसने 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा हमले किए हैं। ये कब? जब वहां से बात चल रही है काज़मी साहब, ईरान ने साफ साफ कहा है कि रेजिस्टेंस ग्रुप, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप, बाकायदा नाम लेकर उसने कहा ईरान ने, जिसमें सबसे पहला नाम लिया लुबनान, इराक, यमन, फिलिस्तीन, ये भी इसमें शामिल होंगे जंगबंदी में, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। अभी ये बात हो ही रही थी कि फौरन जो है क्या है वहां का प्राइम मिनिस्टर, अब क्या कहें, अल्फाज तो अजीब अजीब आते हैं जबान पे, लेकिन क्या किया जाए, अब बहरहाल सामईन को भी मद्देनजर रखते हुए रोकना पड़ता है, वरना तो इतनी बड़ी जिल्लत का ऐलान उसने किया है कि अभी हमें किसी भी मुल्क
की जरूरत नहीं है, यानी ईरान हमारी नियामत में बात ना करे, हम खुद डायरेक्ट इसराइल से बात करेंगे। अभी तक पूरी तारीख में काज़मी साहब इसराइल से डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई है लुबनान की। हमेशा कोई सालसी का दौर अदा करता रहा है कि बीच में या अमेरिका या फ्रांस या कोई भी तीसरा मुल्क। अब वो डायरेक्ट ये कह रहा है कि आप देखें, उसके बाद परसों जो अमेरिका का जो अम्बासडर है लुबनान में, बैरूत में, ईसा नाम है उसका, वो असल वर्जियन लुबनानी है और लुबनान वहां पे रहता है, वहां नेशनलिटी वहां की है, तो वो अम्बासडर बनकर आया हुआ है। तो इसने पेशकश की थी कि भाई कि इनको जो है क्या वहां पे टाइम दिया जाए, ये जाएंगे वाशिंगटन और ट्रंप से मिलेंगे, और मिलने के बाद वहीं पे जो है क्या है बराह रास्त इसराइल से बातचीत होगी लुबनान और इसराइल के मसले को लेकर। तो कल अम्बासडर ने बताया कि आपका जो टाइम था वो अभी कहीं टाइम दिया हुआ नहीं है, अभी आप जा नहीं सकते हैं, अभी आपका इस्तेमाल वहां पे नहीं होगा। यानी इतना जलील हो रहा है यानी वहां की हुकूमत के इज्जत के साथ उन्हें, यानी कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं काजमी साहब जिन्हें इज्जत रास्तों के नहीं आती है। अगर किसी को इज्जत दे ना तो इज्जत उन्हें जो है क्या है पसंद नहीं है। वही हाल इन लोगों का हो चुका है। आराम के साथ जहां पे ईरान कह रहा था और कर भी रहा है, और मुसलसल उसने उस वक्त तक बैठक की वहां पे बात नहीं की, बात शुरू करने की जब तक के लुबनान पे हमले बंद न किए जाए। तो वक्ती तौर पे जाहिया जुनूबिया में, बैरूत में तो उसने बंद कर दिए अमेरिका के प्रेशर में आकर। फिर उसके बाद जब इसने खुद यानी परमिशन दी है, किसने, लुबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं नहीं, यानी गोया मतलब ये है कि आप हमले जारी रखिए, हमारी पब्लिक को मारते रहिए और हमारे मुल्क को तबाह करते रहिएगा, लेकिन बात करेंगे तो हम बात करेंगे डायरेक्ट, और कोई बात नहीं करेगा। नहीं, मकसद ये है कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को, हरकत मुकावमत हिजबुल्लाह को कमजोर से कमजोर किया जाए, ये इसका प्लान है। और ये आए ही, इनको लाया ही गया है प्रेसिडेंट को और इसको प्राइम मिनिस्टर को इसी काम के लिए कि सबसे पहला तो ये कि जो क्या गवर्नमेंट से जो है क्या है उनके जो मिनिस्टर हैं उनको अलग किया जाए। ये कैसे मुमकिन है? उनके बाकायदा यानी सहमत से हिजबुल्लाह और हरकत अमल की बाकायदा तौर पे उन्होंने अपना ये दिया, इत्मीनान दिया, तब तुम बन के आए हो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। बगैर उनके तुम ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, ना प्रेसिडेंट बन सकते हो, और ना ही हुकूमत के तुम फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हो। इतना सब कुछ मालूम होने के बाद फिर ये हरकत और इस तरह की गुफ्तगू मुसलसल। अभी कुछ देर पहले वहां के फॉरेन मिनिस्टर यूसुफ रिजी वो ये बयान देता है कि हम डायरेक्ट बात करेंगे इसराइल से जंगबंदी के हवाले से, और आगे का जो कुछ भी मसला होगा। यानी गोया ये है कि अब जो इसराइल जो इतने सालों से यानी एक दुश्मन की निगाह से जो देखा जा रहा था उसको खत्म करके, जैसे गल्फ ममालिक में कर लिया गया ताल्लुकात, यमन ने कर, इसने यमन कह रहा हूं, मिस्र ने कर लिए, जॉर्डन ने कर लिए, इसी तरीके से ये भी हो जाए। क्या ये मुमकिन है? यह मुमकिन नहीं है। देखिए हिजबुल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता, और इस बात को सैयद शहीद ने, शहीद हसन नसरुल्लाह साहब ने कहा था, अगर एक लुबनानी मुकाविम बाकी है, ज़हमत का मुजाहिम, तब तक भी ये जंग जारी रहेगी और इसराइल के वजूद को कबूल नहीं किया जाएगा। और लेकिन इसके मुसलसल हमले जारी व सारी हैं और जैसे जवाबी कार्रवाई भी बाकायदा तौर पर की जा रही है। अब मसला और डर इस बात का काज़मी साहब ये है, ये लोग पूरा ये चाह रहे हैं, अभी ये जो हुकूमत है ये चाह रही है कि खाना जंगी शुरू हो जाए जो 80 या 90 या क्या नाम है 70s के एंड में थी। यानी 70s में जो हालत थी लुबनान की, यानी क्रिश्चियन मुसलमान को मारा था, मुसलमान क्रिश्चियन को मारा था, सिविल वार हो जाए, यानी जो इजराइल और जी अमेरिका चाहता है लेबनान में सिविल वार हो और हिजबुल्लाह निहत्ता हो जाए, रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज ना हो। ऐसी सूरत में जबकि ईरान ये कह रहा है कि ये जंगबंदी का हिस्सा है, इजराइल उसको नहीं मान रहा है और अमेरिका भी उसी के साथ पटरी से उतर गया। बहुत ही अजीब सूरत हाल है। मैं उस पर फिर आऊंगा। मैं अब वापस जाना चाहता हूँ फिरोज मीठी बोरवाला साहब की तरफ। ये इस्लामाबाद में क्या कुछ हुआ? इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ब्रेक यानी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ, अभी बातचीत जारी रहेगी। बड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। 3 राउंड हुए, 21 घंटे बातचीत हुई और बगैर किसी नतीजे के
जेडी वेंस का हवाई जहाज उड़ गया, क्या कुछ क्या लगता है अब आगे? इसमें तीन छोटी खबरें इंपॉर्टेंट, छोटी नहीं है। एक तो अराक्ची और बिटकॉफ की बहुत ही गर्मा गर्मी हुई हॉर्मोन्स को लेकर, अराक्ची ने बहुत सुना दिया उनको। दूसरी जो बात है कि ये भी एक रिपोर्ट आई कि टॉक्स के दौरान कुशनर और नेतन्याहू की बात हुई, बहुत अच्छी चल रही थी बातचीत, मगर ऑल ऑफ अ सडन कुशनर और नेतन्याहू की बातचीत होती है और उसके बाद पूरा डिरेल हो जाता है। और तीसरी बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिलानिया ट्रम्प एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है एप्स्टीन को लेकर, कोई उसको पूछ नहीं रहा है। ओके, तो क्यों करती है भाई? तो वो बोलती है कि मेरा और एप्स्टीन का कोई नाता रिश्ता नहीं था, मुझे मिलाने वाला एप्स्टीन नहीं था, मैं और ट्रम्प एक पार्टी में मिले और उसके बाद जो हुआ वो हुआ। मगर दो बातें हैं, एक तो लंदन में एक नई किताब रिलीज हुई है जिसमें आया है कि मिलेनिया और जेफरी एप्स्टीन 1 साल तक का उनका तो सेक्सुअल रिलेशन था ट्रम्प के मिलने के पहले। और ये भी मैंने पढ़ा है कि जेफरी और ये ट्रम्प और मिलेनिया एक हवाई जहाज में मिले थे, ये एप्स्टीन के जो प्राइवेट जहाज होते हैं, जहाँ उनका हो गया था जो होना था। ओके, मगर ये भी मुझे लग रहा है कि मिलेनिया ट्रम्प भी ये प्रॉब्लम की पार्ट है कि उसने धमकी दे दी ट्रम्प को। मतलब वो भी कंट्रोलर में इसी है, जैसे जैरेड कुशनर कंट्रोल करता है जो उसका दामाद है, इवांका जो उसकी बेटी है। अभी तो ये स्पष्ट हो गया है क्योंकि मिलेनिया का लेना देना ही नहीं था एप्स्टीन को लेकर ये टाइम पे, क्यों किया भाई? तो वो एक बहुत बड़ा धमकी था ट्रम्प को कि भाई ये बात आगे बढ़ी इस्लामाबाद की तो तू तो गया। ठीक है, अभी इसमें से दो बात हो सकती है कि एक दिन में तो कुछ होना नहीं था, जेडी वेंस की औकात नहीं कोई डील क्लोज करने की, उसको जाना ही था वापस, तभी बातचीत होगी। और ट्रम्प इसको बना रहा है अबाउट दी न्यूक्लियर डील विच इज गुड फॉर अस। ओके, क्योंकि न्यूक्लियर डील पे तो ईरान कॉम्प्रोमाइज किया, उसे तो बहुत कुछ बोला ही कि मैं ना बॉम्ब बनाना चाहता हूँ, मेरा बेसिक न्यूक्लियर एनरिचमेंट 36.7% है जो उसका लीगली अधिकार है एनपीटी कानून के हिसाब से, तो वो उसमें तो आराम से समझौता हो जाएगा। हॉर्मुज को लेकर आपने जो बताया कि ट्रम्प बोल रहा है कि मैं खाली ईरान को तेल को रोकूंगा, मैं और किसी को नहीं रोकूंगा, तो उसे भी काम बन गया है। ओके, ईरान का तेल जाएगा नहीं जाएगा उसको कौन सा पता है, कौन उसके टैंकर लेके जा रहा है? चाइना लेके जा रहा है ईरान का तेल, तो रोक के बता दे। तो मतलब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी उसका पूरा फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो और उसकी कोशिश यही कि ट्रम्प की भाई मेरा जो तेल है अमेरिका में तुम लेके जाओ, मगर वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर थोड़ी है कि दुनिया को दे सकता है, कमा रहा है। ये जो 5-10 दिन बचे सीज फायर के, उसमें वो कमाने की कोशिश कर रहा है। मगर उसके साथ और एक जो कार्ड है, बाबेल मंदिर भी बंद हो जाएगा भाई, दुनिया का 40% गुड्स के प्रॉब्लम हो जाएंगे अगर बाबेल मंदिर भी, वो तो अभी तक ईरान ने छेड़ा भी नहीं वो कार्ड को, अंसार ने छेड़ा भी नहीं है। ओके, तो आई थिंक परिस्थिति इस्लामाबाद के बाद भी बहुत ईरान के हाथ में ही सब कार्ड्स है। जैसे आई थिंक अराक्ची ने वहां बोल दिया था, गालिबाफ ने बोल दिया था, वी होल्ड ऑल द कार्ड्स, तुम्हारे हाथ में एक भी पत्ता नहीं है, सब हमारे हाथ पे है, हम तय करेंगे कि क्या होना है। ओके, तो अभी वो भी दिख रहा है कि अमेरिका, अभी जो रिपोर्ट्स आई कि चाइना ने वेपन सिस्टम दी है, एंटी एयरक्राफ्ट भी दिया है, एंटी मिसाइल भी दिया है, जो ट्रम्प ने चाइना को वार्न किया है, वो क्या वार्न करेगा चाइना को? ठीक है, तो वो भी है कि चाइना के इंपॉर्टेंट हथियार सिस्टम जा रहे हैं। और रशिया से तो जो कैस्पियन सी वाला रूट है, जो रशिया से दरिया है अंदर इंटरनल टू ईरान, वो वहां से भी बहुत कुछ आ रहा है। तो परिस्थिति पूरे ईरान के फेवर में, और ईरान ने बोल दिया जंग करना है तो करो, हम बैठे हैं, समझौता करना है तो करो, मगर समझौता पूरा इलाके का होगा, हम लोग हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और इराक में जो परिस्थिति बन रही है कि अगले 15 दिन के अंदर नूर अल मलिकी आ जाएंगे, उसके बाद तो इराक और ईरान का ऐसा समझौता और इतने करीब आएंगे कि ईरान, इराक, चाइना, रशिया, एक नया एक्सेस ये पूरे इलाके में हो रहा है, और अमेरिका का पैर रखने का जगह और भी कम होती जा रही है। बिल्कुल। और सऊदी अरब ने इराकी एम्बेसडर को समन किया कि इराक की तरफ से हमारी तरफ ड्रोन क्यों मारा गया है। ये भी एक नया डेवलपमेंट आया है, बहुत ही दिलचस्प है कि इराक की तरफ से सऊदी अरब पर कोई, हालांकि उस पर यकीन इसलिए नहीं आता कि नकली हमले इजराइल ने अब से पहले कई बार कराए हैं, वो बिल्कुल उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब मैं आबदी साहब से पूछूंगा, आबदी साहब ये बताइए कि इस वक्त जंग रुकी हुई है, जंग की दोबारा धमकियां हैं, हॉर्मुज को हम खुलवा देंगे, ईरान के लिए बंद कर देंगे, ये सारी धमकियां हैं। अभी ईरान से क्या कुछ है, कैसी तैयारी है, कैसी खैर खबर है, क्या कुछ है आपके पास? आप तो वहां
काफी लोगों से बात भी करते हैं, आप वहाँ का मीडिया भी, आप फारसी भी जानते हैं और अरबी भी जानते हैं और इजरायली मीडिया को भी देख रहे हैं, क्या कुछ हालात लग रहे हैं? अभी ईरान की तरफ से काजमी साहब, अभी जो है थोड़ी देर पहले आगा रहबर का, आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनाई दामद आली का बयान आया है। और बयान जो है क्या, वो राइटिंग में पूरे का पूरा उन्होंने जो पैगाम भेजा, कहा कि ये पैगाम जो है क्या अमेरिका को भेज दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने, जबकि हमें पूरा पता था कि तुम लोग कुछ करने वाले नहीं हो, इसलिए कि झूठ बोलना तुम्हारा शेवा है, खिलाफ वादा खिलाफी करना तुम्हारा काम है, और सच तो तुम्हारे करीब से गुजरने शर्माता है। उसके बावजूद भी हमने आखिरी मौका दिया था इस्लामाबाद में बैठने का। हमें पहले ही से यकीन था, हमने पहले ही बता दिया था कि क्या कुछ होने वाला है। और इससे कुछ साल पहले, अगर हम एक साल पहले की बात, या सबसे पहले जब बात चली थी हसन रूहानी के जमाने में, जब वो प्रेसिडेंट थे, आगा रहबर शहीद आयतुल्लाह उस्मान सैयद अली खामनाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जब उनसे पूछा गया कि क्या किया जाए, आया बात आगे बढ़ाई जाए, बैठक हो, ये लोग मानेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बहैसियत, यानी आप लोग बहैसियत हुकूमत बात करें, लेकिन मैं जानता हूं, नतीजा पहले ही बता दे रहा हूं मैं कि क्या होने वाला है। तो उस नतीजे में उन्होंने एक बात कही थी कि देखें, इन लोगों का मामला ये है कि ये जब बात करेंगे तो इनके जहन में जो बैठी, देखिए बातचीत कब होती है, यानी अरबी का जो लफ्ज आम इस्तेमाल होता है मुफावदात, मुफावदात का मतलब ये होता है कि कुछ आप छोड़ेंगे, कुछ मैं छोड़ूंगा, कुछ आप लेंगे, कुछ मैं लूंगा, इसको कहते हैं बैठक, बातचीत होना। अब ये जो वहां से आते हैं तो ये पूरे का पूरा उनका जहन बना रहता है कि हमें ही लेना है, कुछ देना नहीं है, कैश हमें करना है, और सिर्फ वादे उनको देना है, और वो भी कुछ अरसे के बाद वादे की भी मुखालिफत करके खड़े हो जाना है कि भाई अभी हम कुछ नहीं करेंगे, यही होगा, लेकिन तुम्हें आजमाना है तो आजमा लो। ये कई साल पहले की बात थी। अभी यही बात जो है क्या, अगर अहमद ने दोहराया कि ये अमेरिका के लिए, अमेरिकन आवाम के लिए, अमेरिकन पब्लिक, हुकूमत, सबके लिए पैगाम ये है कि हम जो गए हुए थे, ये आखिरी हमने तुम्हें दिया था मौका, और तुमने हमारी 10 शर्तों को मानने के बाद कहा कि ठीक है, हम आपकी 10 शर्तों को मान लेते हैं। तो तुम्ही ने जगह भी चुनी थी, और जगह चुनने का क्या था, बस वहां से ऑर्डर आना था, इन लोगों को तैयार हो जानी थी, वरना तो ये लोगों में क्या 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 कुछ ये कहते कि भाई आओ तुम यहाँ, हमारे यहाँ हम जो है तुम्हें मिला देंगे, ये कभी है भी नहीं, ये कह भी नहीं सकते वहां के लोग। अला कुल्ले, बहरहाल ये जो बात चल रही है, तो अभी जो पैगाम दिया है, उस पैगाम में साफ साफ ये कहा है कि जो मौका दिया गया था, उस मौके को तुमने गंवा दिया। अब आइंदा न कोई बैठक होगी, न कोई बातचीत होगी, अब मसला जंग का है, तो पूरी तरह से तैयार है, और पूरी तैयारी है हमारी जंग की। और हमारी जो जंग की तैयारी है, उसमें ये जुमला भी किया काजमी साहब, 10 साल तक लड़ने की तैयारी हमारे पास है। एक दो ईरान दिन, ईरान एक दो ईरान 10 साल एक तक दो लड़ने, साल, ये बहुत बड़ी 10 बात कह, साल तक। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ईरान 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। वो तो ट्रंप साहब तो 4 दिन वाली जंग में क्विक फिक्स करना चाहते हैं। अच्छा, जी जी। फिरोज साहब एक बयान आया है, एक बयान आया है तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का। उसने ये कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों बातचीत में संजीदा हैं, दोनों हल चाहते हैं। इसके क्या मानी समझे जाएं कि तुर्की अब कहाँ है? तुर्की समझ में आता नहीं है। वो जो ताकत है उसके पास, उसको तो जंग में बहुत पहले उतरना चाहिए था। और खास करके जब ईरान पे हमला हुआ है तो उसको इंटरवीन तो करना चाहिए था। अभी और कितना बैठेगा? तो मैं तुर्की के कोई बयान को, ना एर्दोगान के ना उसका फॉरेन मिनिस्टर को कुछ सीरियसली लेता नहीं हूँ। तुर्की ने खाली इतना ही अच्छा काम किया कि वो कुर्दों पे एक नियंत्रण रखता है ताकि कुर्दिश इस जंग में ना उतरे। आई थिंक वो भी इराक और ईरान ने हैंडल किया, उसमें तुर्की का कोई खास रोल नहीं। तो तुर्की तो इसमें से आउट ही है। आई थिंक और एक बात हमको जोड़नी चाहिए ट्रम्प को लेकर, वो कैसे फंसा है। जैसे मैंने मिलानिया का भी बता दिया कि वो भी उतर गई एप्स्टीन के मामले में, वो तो पूरी इंक्वायरी मांग रही है अभी, जो ट्रम्प जिसके विरोध में है। ओके, मगर और दो इंपॉर्टेंट बयान है। एक तो नेथन्याहू ने बोला है कि ईरान ट्रम्प को मरवा देगा। ओके, और जो इसका बेटा है, ट्रम्प का बेटा, वो भी बोल रहा है कि ईरान ट्रम्प को मरवा देगा। और ईरान बोल रहा है कि भाई मुझे ट्रम्प को मरवाना नहीं है क्योंकि वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओके, मगर ट्रम्प बहुत बुरी तरीके से फंसा है। जो मैंने कहा, जॉर्ज गैलोवे, जेफरी सैक्स ने बोला है
कि ट्रम्प डरता है नेतन्याहू से कि ये लोग मेरे को मार डालेंगे, ये इतना प्रेसिडेंट है, इसलिए अनाप शनाप कुछ भी लिख रहा है, बोल रहा है ये आज ये तो कल वो, 2 मिनट के बाद ये एक ही उसके जिसमें 3 मैसेज होते हैं। ओके, ये खतरा है। और मैंने तभी कहा था कि जैसे जैसे चीजें इजराइल के हाथ से निकल रही है, वो फ्लैग भी बहुत भयंकर करवाएगा अमेरिका में, क्योंकि लॉरा लूमर जो आज 4 लोगों में गिनती होती है जो ट्रम्प के करीब है जूइश ज़ायनिस्ट में से, वो खुद बोली कि मुझे लग रहा है कि अमेरिका में बहुत बुरा कुछ होने वाला है। तो ये सब कार्ड उनके हाथ में है। उसके साथ ये अभी और एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें, थोड़ी लेबनान का एक बात जोड़ दूं। एलाइजा मैग्नियर का एक पोस्ट था कि नवाब सलाम इसलिए नहीं गया अमेरिका में क्योंकि उसको मिलने को तैयार ही नहीं था। एट द मोस्ट उसको कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी, कोई छोटे मोटे डेस्क पे भेजते थे, भाई उसको उसकी औकात ही नहीं है, वो भी एक कारण था। और हिजबुल्लाह की लीडर की तरफ से एक बयान आया कि अभी हम लोग कुछ ना करें, ये सरकार अपने आप गिर जाएगी, हमारा लड़ाई इजरायली फ्रंट पे है, इसलिए अभी ये जो बची कुची जो सरकार है जिसकी औकात नहीं है, उसको भी हम लोग कुछ हाथ ना लगाए। मगर ये लोग सड़क पे आके बता दिया कि लेबनान एक्चुअली कौन। और आज एक खबर आई है कि एक आर्मीनियन क्रिश्चियन लेबनीज वो भी शहीद हुआ जो हिजबुल्लाह में था। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जिस प्रकार से ट्रम्प कैथोलिक चर्च को, पोप को अटैक कर रहा है, हमारे आयतुल्लाह अली खamenei हमारे पोप है, ओके, वैसे ही पोप को ये दिन रात इंसल्ट कर रहा है, धमकी दे रहा है। ओके, ये चल रहा है। आज मेरी जॉन दयाल से दिल्ली में बात हुई कि भाई तुम लोग कुछ तो करो, एक बयान तो निकालो। तो बिशप्स की मीटिंग हो रही है और एक बड़ा बयान इंडियन कैथलिक्स की तरफ से भी निकलेगा। और आज पोप ने भी और भी कुछ स्टुपिडिटी की है, उसने अपने आप को जीसस क्राइस्ट के पोशाक में बताया है और वो हीलिंग कर रहा है हाथ रखकर। ठीक है, मजाक उड़ा रहा है ये लोग। ये सब एक ही किस्म के लोग हैं, ये सब एक ही किस्म के लोग हैं। एक एंकर ने कह दिया था कि भगवान विष्णु मोदी के भक्त हैं, और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पोप को धमकी दे रहे हैं कि आप जो ईरान न्यूक्लियर पे कुछ कह रहे हो ये सब गलत है, हम पसंद नहीं करते। यानी वो रिलीजियस लीडरशिप को कह रहे हैं कि जो कुछ आप कह रहे हो हमें पसंद नहीं है। इसका क्या मानिए, फिर क्या कौन कौन बोलेगा, क्या होगा? नहीं, मेरा देखिए, ये पोप भी प्रोग्रेसिव है। पोप फ्रांसिस ने भी एंटी वॉर पोजीशन लिया था, पैलेस्टाइन के पक्ष में बोलते थे। ठीक है, पोप लियो जो आए हैं वो भी, पोप लियो द फोर्थ भी बहुत बहुत कुछ बोल रहे हैं, और वो अमेरिकन अमेरिकन सिटीजन है। वो अभी पोप लियो ने बोला कि जो 250 साल अमेरिका का होने का जो भी जश्न होंगे उसमें मैं आने वाला नहीं हूँ। ठीक है, और दूसरी, आप मैं लगातार बोल रहा हूँ कि ट्रम्प क्रिश्चियन है कि नहीं, कि यहूदी हो गया, अभी इस पर बातचीत करनी बहुत जरूरी है। 2017 की बात है। रिक वाइल्स करके एक पैशन, उसका तो पूरा वीडियो है कि ये बन चुका यहूदी। जब ट्रम्प का स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ 2020 जनवरी में, तब उसने एक हाथ ऊपर किया था और बाइबल पे हाथ रखा नहीं था। मिलेनिया उसके बाजू में खड़ी थी, और कहानी है कि मिलेनिया थोड़ी लेट आई और तब तक क्या बेवकूफी बात है, ट्रम्प ने बाइबल पे हाथ रखा ही नहीं। अब सोचो, और अपने आप को क्रिश्चियन प्रेसिडेंट बोलता है। ठीक है, तो अगर यहूदी प्रेसिडेंट बना है, बिठाया है ये वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, तो ये समझ लो कि और भी क्या हालत है। ऑलराइट, मगर इतना है कि ट्रम्प और उसकी पूरी टीम बहुत ही वीक साबित हो रही है। उनका वो इंटेलेक्चुअल लेवल है ही नहीं, ना कोई सोचने वाले हैं, सब चोर उचक के टाइप के लोग हैं, उनसे काम बनने। और जब जो सबसे खतरा है नेतन्याहू, जो खुद इजराइल को बर्बाद कर रहा है। ओके, ये परिस्थिति पे हम लोग अभी आ चुके हैं। मुझे याद है विटकॉफ ने एक बार कहा था इस पिछली जो 2 साल वाली जंग के दौरान कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं कि वो अमेरिका के भी प्रेसिडेंट हैं और इजराइल के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बात विटकॉफ ने कही थी। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि नेतन्याहू ही अमेरिका के भी प्रेसिडेंट हैं, शायद सारे फैसले वो करा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जरा वक्त कम होता जा रहा है। अगर आप दोनों लोग अलग अलग थोड़ा सा कुछ समराइज करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ, 3-3, 4-4 मिनट में, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा फाइनल आइडिया हो जाएगा कि अभी हम कहाँ खड़े। जी, आई थिंक बोलिए बोलिए बोलिए। जी आफनी साहब, आप जी। में बात यह है कि जैसे अभी फिरोज भाई ने बताया कि जो है ना, ट्रम्प ऐसा बुरी तरह फंसा है कि कोई ना कोई एक रास्ता निकाल चाह रहा है, निकले कि जहां से मैं निकल जाऊं, वो लोग झूठी यानी फतह का ऐलान करते हुए कि भाई हम कामयाब हो गए, लेकिन वो भी रास्ता उसको मिल नहीं रहा है। अभी जो बात हो रही है ना कि अमेरिका, ये इसराइल कह रहा है कि जो है क्या ईरान मरवा देगा ट्रंप को। आपको पता है कि जब भी ये खबीश इसराइली, ये ज़ियोनिज्म फिक्र के जितने भी हैं ज़ियोनिस्ट,
ये जब भी कोई काम करते हैं तो पहले ही अफवाह फैलाई जाती है, फिर उसके बाद किसी दूसरे के ऊपर डाल के काम कराया जाता है। अब मकसद ये है कि एक तरफ तो जो है क्या जेफरी एप्स्टाइन फाइल है, और दूसरी तरफ जो है क्या है इधर नेतन्याहू। यही लोग जब देखेंगे कि ये पूरी तरह से फंस गया है और कोई राय हल है नहीं है कि जिसमें उसको ऐलान करना ही अपनी शिकस्त का, तो ये खुद मरवा देंगे, मरवाने के बाद ऐलान कर देंगे जो है क्या ईरान ने उसका मरवा दिया, ताकि जो है कि मामला और थोड़ा सा आगे बढ़े। इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहीं पे रुक के मैं एक बता दूं, भी बात जब आप कह रहे थे, बात हो रही थी टर्की के हवाले से, तो टर्की की तो वो हालत हो गए काजमी साहब, दाऊद ओगलू, फार्मर फॉरेन मिनिस्टर, जो इसी गवर्नमेंट में इसी पार्टी के जमाने में था भी, उसने साफ साफ ये कहा कि जो वो 2 साल की जंग चल रही थी गजा में, तो कहा कि सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें, सबसे ज्यादा मिलिट्री की चीजें फौजियों के लिए सबका सब टर्की भेज रहा था इसराइल को। और कौन भेज रहा था? हिजबुल अदालत व तनमिया, जिस पार्टी का अभी प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दोगान, उसी पार्टी के बड़े बड़े ताजिर और बिजनेसमैन ये सब तमाम चीजें भेज रहे थे इसराइल को। ये कौन? दाऊद ओगलो कह रहा है। तो अब यहां से अंदाजा लगा लें कि ये क्या कुछ किस तरफ खड़ा हुआ है, किधर है, क्या है। और इससे कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती है कि जो है क्या वो सिर्फ हाँ भाषण देने की हद तक तो बाकायदा उम्मीद हो सकती है कि बड़े बड़े भाषण देगा, फिलिस्तीन के खुद को आजाद करा लेंगे, फिलिस्तीन को आजाद करा लिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो है क्या गजा आजाद हो जाएगा। लेकिन अमली तौर पे कोई काम उसका सामने नजर नहीं आ रहा है। कोई से काम नजर नहीं आ रहा है। ये हालत है कि खुद तुर्की इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहा है। आप उसको बता ही चुके हैं कि लेबनान की भी हुकूमत ऐसी है कि वो इजराइल और अमेरिका के लिए काम करती है। और इजराइल और अमेरिका ये नहीं चाहते कि इजराइल के पड़ोस में कोई भी फौजी ताकत हो, इसलिए हिजबुल्लाह को भी डिसआर्म कर दिया जाए। मैं अब फिरोज साहब से पूछूंगा कि अब आपको क्या लगता है, अगर ओवरऑल सिचुएशन को आप समराइज कर सकें। आई थिंक पहले तो गल्फ कंट्रीज को भी शिफ्ट करना चाहिए ईरान के साथ डायलॉग में। पाकिस्तान उसमें एक रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये इस्लामाबाद के बातचीत के बाद तुरंत ये गए थे, पाकिस्तान की लीडरशिप गई थी सऊदी बात करने के लिए। तो एक पॉजिटिव मैं मानता हूँ कि भी ये हिलेगा, चीजें हिलेगी वहां से। दूसरा है कि तुर्की तो 40% तेल दे ही रही है, हम लोग जानते हैं, और वहाँ के बिलियनर्स इसराइल के साथ है। तो इसमें बोला कि तुर्की की बात करना ज्यादा आवश्यक नहीं है। ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मसला है मई का, क्योंकि उसको चाइना जाना है। अप्रैल की विजिट थी, वो पोस्टपोन हुई मई में। उसको मई में जाने के पहले उसको ये जंग खत्म करनी पड़ेगी। ही कैनॉट गो टू चाइना इन अ वीक पोजीशन, कि यहाँ आग लगी और वो चाइना जाके क्या बात करेगा, क्योंकि चाइना समझेगा ट्रंप आए इतनी वीक पोजीशन में तो उसको तो नोट डालेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है ट्रंप को, ये जंग उसको खत्म करेगी मई के पहले। वो कैसे खत्म करता है। दूसरा है कि मेरा मानना है कि अब्बास अरागची जो एक दुनिया में एक बहुत बड़े फिगर बन चुके हैं, उनकी तरफ से एक बयान आना चाहिए कि ट्रंप की जान को खतरा है। हम तो नहीं मारना चाहते, हमने किसी अध्यक्ष को मारा भी नहीं है, मगर ट्रंप को खतरा है नेतन्याहू से। जो जॉन एफ कैनेडी को मारा इजरायली लॉबी ने, वैसे ही लोग ट्रंप को मारेंगे। अब्बास अरागची ये खुलकर बोल लेना चाहिए, क्योंकि ये टकर कार्लसन, कैरेन सोविन जी बहुत बड़ी चर्चा है पूरे अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी की हत्या को लेकर। आखिरी में तो इतना ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही अमेरिका डूबने वाली है, ये बात स्पष्ट हो गई। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो आ भी नहीं पाएंगे, वो भारी डूबने वाले। ठीक है, जो था कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग होगी, लैंड इन्वेजन होगा, क्या क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। ऑलराइट, तो पॉइंट इज कि ईरान पहले ही 4 दिन में जंग जीत चुकी थी। ईरान की जीत पक्की है। कितने बुरे हाल में अमेरिका हारना चाहता है, अभी उसको तय करना है। अभी निकल जाए ईमानदारी से, कुछ छोटा मोटा लेकर, न्यूक्लियर डील लेकर, बाकी का सैंक्शन हटाने पड़ेंगे, आपको नो वॉर पैक करना पड़ेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ये स्टेट ऑफ ओमान का है, वहां से आमदनी मिलेगी। और उसके बाद ये पूरे रीजनल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना। हिजबुल्लाह, ईरान, इराक, जो हमास, फिलिस्तीन, ये पूरा एक सॉल्यूशन आएगा। वक्त लगेगा, मगर अगले 2 साल में इजराइल का वजूद बहुत ही वीक होते जा रहा है। इसलिए कहीं अर्जेंटीना में स्टेटलेट, कभी यूक्रेन में भागने की तैयारी, सब चल रहा है उनका। वो समझ गए कि यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है। जी जी, आपने बहुत ही अहम बात कही कि ये मई से पहले जंग बंद करना चाहेंगे, चीन जाने से पहले। और आपने याद दिलाया, ये जो ट्रंप को मारने की कहानी पहले ही शुरू कर दी गई। और बहुत ही दिलचस्प बात है, इजराइल किन किन नेताओं को खत्म करेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक तरफ तो ट्रंप को ये खतरा है, उससे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा लिए गए, अगर मुझ पर हमला हो तो ईरान को तबाह कर देना। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था
जंग के दौरान कि अगर मैंने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए तो मेरा हाल बनी सदर जैसा होगा, यानी मुझ पर भी हमला होगा। तो ये इजराइल अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए या ग्रेटर इजराइल बनाने के ख्वाब के चक्कर में कितने नेताओं को दुनिया के खत्म करेगा, ये उसका आने वाला वक्त, उसी से उसके खतरे बाकायदा दुनिया को महसूस करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, आपने टाइम दिया, फिरोज मीती बोरवाला साहब और अली बाकर आब्दी साहब। हमारे दर्शकों को आपने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।